मैं बहुत ईमानदारी से बता दूं कि भाई मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, मैं कोई रॉक स्टार नहीं थी पढ़ाई में। और जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, आपको भी ये समझाना चाहती हूँ कि किताब लेके रटने से किसी की नाव पार नहीं लगी है। सारी चीजें अच्छी होने के बाद जेब में 200 रुपए होते थे, 4 अलग अलग सेंटर्स में पढ़ाना होता था। तो मैं शुरू करती थी हौज खास में, एक सेंटर होता था, फिर प्रीत विहार जाती थी, वहां से फरीदाबाद जाती थी, फिर नोएडा सेक्टर 2 आती थी। उम्र में मुझसे बड़े लोग, तो कई बार ये भी सुनने को मिलता था आप पढ़ाएंगी। एंड देन वन फाइन डे I went in and I gave in my resignation. I said that's it. नहीं चाहिए मुझे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उदिशा मिश्रा और मेरा जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से पर बहुत ही प्यारे गांव में, एक संपन्न परिवार में। जेब छोटी है पर सपने बहुत बड़े हैं ना, कैसे पूरा करोगे? चलो 15 मिनट की मेरी ये कहानी सुन लो, क्या पता कोई जरिया ही मिल जाए। किसी ने बहुत ही प्यारी बात कही है कि अगर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल वो सपना देख सकता है तो तुम ही वो इंसान हो जो उस सपने को पूरा कर सकता है। इस बात को याद रखिएगा। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है स्कूलिंग से, ऑफ कोर्स, जो कि हमने करी अपने उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव, जिला प्रतापगढ़। गांव का नाम रायपुर टाउन पट्टी। खैर, ये जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से पता कर लें कि वो कितना डेवलप्ड है। डेवलप्ड नहीं है, अभी भी वहां पर पढ़ाई की अच्छी जगहों को ढूंढने में थोड़ा वक्त लगता है। तो जब गांव में रहते थे तो भी जो वहां का कहा गया सबसे अच्छा स्कूल वहां भेजा गया। उसके बाद यार जर्नी थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली हो गई। क्यों हुई ऐसी? क्योंकि अगर आपको जो ऊपर से मिला है, जो आपको जिससे नवाजा गया है, आप उसी के साथ जीते रहेंगे तो जिंदगी अच्छी चलती रहेगी। कंफर्ट जोन में बहुत लोग सर्वाइव करते हैं ना, आराम से कट रही है जिंदगी, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है, अखबार मिल रहा है, पढ़ो बैठो चिल करो, है ना। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन उसी में से कोई एक होता है जो ये डिसाइड करता है कि थोड़ा हटकर कुछ करेंगे। शायद वो इंसान अपनी स्थिति को बदलना चाहता है, शायद वो इंसान समाज को बदलना चाहता है, या कुछ तो दिमाग में फितूर आता है कि कुछ बदलना है। और ये निर्णय मेरा नहीं था, ये मेरे पिताजी का निर्णय था। सब कुछ होने के बावजूद भी, जहां वो आराम से रह सकते थे, भाई कॉलेज स्कूल वगैरह थे, उनके बच्चे पढ़ भी सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि लेट्स गो, हम अपने बच्चों को और भी अच्छी पढ़ाई देंगे। ठीक है, अब ये बात आपको बताने में शायद थोड़ी झिझक भी है, लेकिन क्योंकि पुरानी बात है और आज की स्थिति बहुत अलग है। जब एक 40 साल का पुरुष डिसाइड करता है, या 40 वर्ष की आयु में आकर के कोई भी महिला, पुरुष, लड़की, लड़का ये डिसाइड करता है कि मुझे अब अपनी कहानी बदलनी है, जो मुझे नहीं मिला वो मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, ये निर्णय लेता है ना, तो आसानी से नहीं मिलता कुछ। फिलहाल ये सब करके मेरे पिताजी पहुंचे लखनऊ शहर और उन्होंने, ठीक है पैसे हैं कि नहीं है, नौकरी का पता है कि नहीं है, एक चीज की गारंटी ली कि हमारे बच्चे सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने हमें सबसे स्कूल में एडमिशन दिलाया, शहर के सबसे अच्छे स्कूल में। एंड उसके बाद भी कहानी में कोई अभी आपको ईज नहीं दिख रहा है, कंफर्ट नहीं दिख रहा है। कई ऐसे दिन जब नहीं है, पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है यार। इट इज वेरी टफ टू इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आपको ये बताना कि नहीं थे, हमारे घर में 5 रुपए की भी दिक्कत रह चुकी है, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, हमारा परिवार संपन्न, यानी कि मेरे दादाजी का साइड हो या मेरे नाना जी का साइड हो, उनके लिए भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। और पूरा परिवार ये साथ में, इसी को कहते हैं शायद परिवार की ताकत, कि हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे, राइट। उन सब ने हमारा हमेशा साथ दिया। स्कूलिंग हमने खत्म करी, बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई करी, 12वीं में अच्छे नंबर आए, और एक वादा लिया था अपने पिताजी से कि अगर हमारा अच्छा नंबर आएगा तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हमें भी बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है। थोड़ी सी हमारी माताजी को परेशानी थी, लेकिन पिताजी ने कहा नहीं, जाओ पढ़ो। लेकिन फिर जब आप कॉलेज आते हैं, आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, सीखते हैं। एक और चीज जो मेरी माताजी ने हमेशा कही, किताबी कीड़ा मत बनना। और जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, आपको भी ये समझाना चाहती हूँ कि किताब लेके रटने से किसी की नाव पार नहीं लगी है। स्ट्रीट स्मार्ट बनिए, थोड़े से लाइट फुटेड बनिए लाइफ में। लोग शायद क्रिटिसाइज करते हैं कि लाइट फुटेड क्यों होना है, सीरियस रहो, गंभीर रहो, ऑल दैट इज गुड। लेकिन पता है कौन सा इंसान सर्वाइव करता है? जो कि थोड़ा सा अडेप्ट कर पाता है, थोड़ा सा, यार आज चोट लग गई, कल भूल गए, कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन इन लाइफ यार, दैट्स द राइट स्पिरिट। अब एडमिशन मिला तो क्या ऐसा थोड़ी है कि हमेशा से वही सब चकाचौंध देखते आ रहे थे। छोटे शहर से आ रहे थे और बहुत सारी चीजें नई देखने को थी, एंड काफी सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे अभी
पता ही नहीं थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ड्रेसअप कैसे करना है। वैसे ही पूरे 3 सालों में कई बार ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई कमी है, दूसरे बच्चे ज्यादा चमक रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि हमारी पर्सनालिटी उभर कर सामने आई। मैं बहुत ईमानदारी से बता दूं कि भाई मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, मैं कोई रॉक स्टार नहीं थी पढ़ाई में, लेकिन मैं ओवरऑल रॉक स्टार थी, ये मेरा दिमाग मानता था। और मैं अपनी कहानी में ना, मेरा ये सपना रहा है कि जिस दिन मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगी, मैं एक बात सबको जरूर बताऊंगी कि लिव लाइफ किंग साइज। आप ना बहुत सारी परेशानियों को झेलते हैं और उसमें कहीं धीरे 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 आपका मन, आपका दिल, आपका जो एक सपना है वो दबता चला जाता है। आप छोटे महसूस करने लगते हैं खुद को। एंड जब आप बड़े कॉलेज में बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज के बच्चों को, प्रिविलेज्ड बच्चों को देखते हैं ना, तो आपको भी लगता है यार कि आई विश मेरे पास भी ये होता, आई विश मेरे साथ ऐसा होता। और वो आपको बताता है कि नहीं, यू कैन हैंडल इट ऑन योर ओन बिकॉज यू हैव द पावर इन यू। एज आई सेड एवरीबडी कि अगर आपका दिमाग सपने देख सकता है तो आप ही वो इंसान है जो उस सपने को पूरा कर सकता है शुरुआत से। और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि मेरा मन जानता है कि मैं कुछ बहुत अच्छा करूंगी लाइफ में। माइंडसेट, ये कॉलेज किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया मैंने, सारी चीजें अच्छी होने के बाद टॉप क्लास स्कूल में भेजा गया, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, मिरांडा हाउस। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छी जगह से किया, अब तो अच्छे शहरों में भी रह के देख लिया। लेकिन पता है जब पहली नौकरी लगी तो सैलरी कितनी थी? 30,000 रुपीज। एंड टैक्स कटता है और कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऑफिस लेट गए हैं तो अपेरेंटली आपके पैसे उसके लिए भी काट लिए जाते हैं। खैर वो मेरी पहली नौकरी थी। और लेकिन ये प्रॉमिस के बाद कि आप मैनेजमेंट का हिस्सा रहेंगी, अगर आपको ये कहा जाए कि नहीं आप फ्रंट एंड पे कपड़ों की सेल करिए, तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक धक्का होता है। बिकॉज आपने अपने प्लान में ये नहीं रखा था कि मुझे आगे चलकर कपड़े बेचने होंगे। सबसे पहले ये बता दूं कि कपड़े बेचना कोई खराब काम नहीं है। पहली चीज, हर नौकरी, हर जॉब जो भी कोई इंसान कर रहा है, इज्जत से कर रहा है, पैसे कमा रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन यार एक बच्चा निकला है अच्छी जगहों से पढ़ के, उसका कोई अपना सपना था, उसका कोई अपना प्लान था, एंड देन वो वैसा वर्कआउट ही नहीं किया, इट डिडंट टर्न आउट लाइक दैट। फिर क्या होता है? दुख होता है, राइट? अब जब ये समझ में आया तो 2 महीने 3 महीने हुए थे नौकरी करते कि अच्छा अब तो ये रोज करना पड़ रहा है, मुझे रोज बेचनी पड़ रही हैं साड़ियां। बट आपको क्या लगता है मैंने छोड़ दी वो नौकरी? नहीं, बिकॉज इट्स अबाउट कमिटमेंट। अच्छा, बड़ा, छोटा, बुरा, जैसा भी काम, एक चीज की गारंटी मैंने अपने मन से हमेशा अपने लिए ली है, अगर कोई जिम्मेदारी मेरे नाम पे, मैंने अपने दम पे ले ली है, तो वो काम मैं पूरा करके छोड़ूंगी। तो वो काम को मैंने शांति से पूरे 1 साल तक किया, ससम्मान किया, और उस काम में अपनी एजुकेशन को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी कम्युनिकेशन को झोंक दिया। और जो कहते हैं नहीं कि एक दिन में कितनी साड़ियां बेच ली, भाई मैंने एक एक दिन में 15 लाख 20-20 लाख की सेल करी हुई है। तो ये भी मेरा एक अचीवमेंट हो गया, क्योंकि मैंने इसको इस तरह से नहीं देखा ना कि अरे मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है, दिस इज सो बैड, अरे ये तो बिलो स्टैंडर्ड है ना। आई डिड नॉट डिसाइड टू डू दैट। मैंने उस काम को पूरा किया। आई मूव्ड ऑन टू अनदर जॉब, क्योंकि भाई वो मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, तो मुझे बदलनी तो है नौकरी, पूरी करके बदलूंगी, ठीक है। फिर मैंने बदली नौकरी, दूसरी कंपनी में गई, बड़ी कंपनी थी, बढ़िया स्टार्टअप, यहाँ सैलरी डायरेक्ट डबल कर दी गई मेरी। अब भाई 65,000 रुपीज मिल रहे थे, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। हमने सोचा दिल्ली से नोएडा चले जाया करेंगे, सुबह 7 बजे उठते थे, एक कैब पकड़ते थे, एक होती नहीं जॉइंट कैब, शेयर्ड कैब, वो पकड़ते थे। कई सारे ऑफिसेज में ये माहौल होता है कि अगर एक टीम है जिसमें 10 लड़के हैं और एक लड़की को हायर किया गया है, तो जब एक टीम में 10 पुरुष पहले से हैं और एक लड़की आती है, तो थोड़ा सा अब शायद उनके लिए अनकंफर्टेबल था, या मैं शायद अच्छी ही नहीं थी उस काम में। मुझे हायर इसलिए किया गया था क्योंकि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे थे और मैं बहुत स्ट्रांग हेडेड थी, ये बोल करके मुझे हायर किया था। लेकिन जब हायर हो गई मैं और मेरी ट्रेनिंग हो गई, फिर मेरे टीममेट्स ने मेरा मजाक बनाना शुरू किया। वो कहीं आपस में ग्रुप बना के बैठे होते थे खाली टाइम में, तो मुझे बुला के कहते थे पिच करके सुनाओ सुनाओ सुनाओ, कैसे पिच करोगी बोलो। और जब मैं कुछ बोलती थी तो मजाक उड़ाते थे, अरे ऐसे नहीं बोला जाता, ये क्या कर, तुम पहले साड़ी बेचती थी ना, अरे रुको तुम्हें अभी नहीं आएगा, ऐसी बातें। एंड दिस वेंट ऑन। यहाँ भी हमने गिव अप नहीं किया, ये भी हमने किया 1 महीना 2 महीना 3 महीना, लेकिन यार वही फंडा है, आत्मसम्मान से ऊपर कुछ नहीं है। आप मेरा मजाक उड़ा लो, आप मेरी स्किल्स का मजाक मत उड़ाओ ना। आपको मेरे साथ हंसी मजाक जोक्स करने, डू दैट,
इट्स ओके, बट आप हर दिन किसी को बुला करके नीचा दिखा रहे हो कि यू आर नॉट गुड एट इट एंड आप ऐसा करती थी और आप वर्थ इट नहीं है। अगर किसी के भी साथ जीवन में ऐसा हो रहा है, अगर कहीं भी आपको ऐसा महसूस कराया जा रहा है, मेरा ये मानना है डोंट स्टे देयर इज नो नीड। अगर उस जगह पर आपको स्वीकार करना होता तो वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना काफी होता है। एंड देन वन फाइन डे आई वेंट इन एंड आई गिव इन माई रेजिग्नेशन। आई सेड दैट्स इट, नहीं चाहिए मुझे। और जिस दिन मैंने वो डिसीजन लिया, मैं घर पे बैठी रही, ऐसा नहीं कि अगले दिन मुझे कॉल आ गया और मैं हायर हो गई। उसके बाद मैं 1-1.5 महीने तक बैठी रही और मैंने अपने घर पे भी नहीं बताया कि मेरे पास अब नौकरी नहीं है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो अभी भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे समझाया। जब मैं बिल्कुल रोती थी, बिल्कुल रात को नींद नहीं आती थी कि मेरे अंदर काबिलियत ही नहीं है, क्योंकि इतना मजाक बनाया जाएगा जब आपका, और आप ऐसे नौकरी छोड़ दोगे ना, तो पहले तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हमने छोड़ दी नौकरी और ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन 1 हफ्ता बीतता है ना तो लगता है कि क्या बेवकूफी कर दी यार, सुन लेती उनकी 4 बातें, रुक जाती वहीं पे, ये सब सोचा मैंने। लेकिन फिर भी आई डिड नॉट गो बैक। और उसके बीच में कुछ कुछ जगहों पर अप्लाई किया, वहां से कॉल भी आता था, बट फिर मैंने खुद को रोक लिया। मैंने कहा तुम फिर जाओगी, फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम वो करो ना जिसमें तुम अच्छी हो, जिसमें तुम्हारा मन लगे, जो तुम शौक से करो, जिसके लिए तुम्हें रोना नहीं आए। कोई मजाक भी उड़ाए तो तुम खुद को सुधारो, गिव अप करके नहीं आ जाओ, है ना। मुझे पूरे 1.5 महीने बाद एक नौकरी का ऑफर आया जो टीचिंग के लिए था, और मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए कि मैं एक टीचर हूँ। और मैंने वहां पर जब पहले क्लासेस शुरू करी तो वो फ्रीलांस के तौर पर मुझे मिला। अब ये जर्नी भी जो अगले पूरे करीब आई थिंक, एक तो फ्रीलांस के तौर पे तो मैंने एक ही जगह सिंगल हैंडेडली काम किया करीब 8 महीने तक, और उसके बाद फिर मुझे थोड़े बड़े ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से कॉल आया जो जहां पर मैं अपने से उम्र में बड़े लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रही थी। और वो जो लास्ट के 3-4 महीने थे ना यार, वो बड़े टफ हो गए थे, क्योंकि फ्रीलांस का काम है ना। एक हफ्ते में हो सकता है आपको 4 क्लास दे देंगे, अगले हफ्ते में उनको आपकी जरूरत नहीं है, नहीं बुलाएंगे। और भाई फिर भी पैसे की तंगी बनी रही। अब आप मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि आप घर से क्या बोल के निकले कि हम नौकरी करने जा रहे हैं। आप बोलेंगे कि हमको नौकरी नहीं करनी है, हम यहाँ रहना चाहते हैं, तो कोई भी परिवार वाले नहीं मानेंगे, वो कहेंगे वापस आ जाओ, यहाँ पे रुको। और वो नहीं करना था, पता नहीं क्यों नहीं करना था, बस ऐसा लगता था वहां जाएंगे तो फंस जाएंगे, अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि खुद लेने थे ना डिसीजंस। फिर रुके रहे, डटे रहे। जेब में 200 रुपए होते थे, 4 अलग अलग सेंटर्स में पढ़ाना होता था। अब तुम सोचो, मेट्रो कार्ड भी जो होता है उसको रिचार्ज कराओ, तो मैं शुरू करती थी हौस खास में एक सेंटर होता था, फिर प्रीत विहार जाती थी, वहां से फरीदाबाद जाती थी, फिर नोएडा सेक्टर 2 आती थी। ये 4 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें मैं एक साथ जाकर के अंग्रेजी पढ़ाती थी। एक बंदा सुबह 7 बजे जिसका दिन शुरू होता था, रात को 10 बजे अपने घर पहुंचता था। 1 घंटे की क्लास नहीं होती थी, 2-2 3-3 घंटे की क्लास होती थी। उम्र में मुझसे बड़े लोग, तो कई बार ये भी सुनने को मिलता था आप पढ़ाएंगी। अब पढ़ाते तो हम अच्छा ही हैं, अच्छे टीचर हैं, इस बात का कॉन्फिडेंस हमेशा से रहा है, तभी तो ये करने के लिए सब छोड़ दिया था शायद। वेल, ये सब करने के बाद भी मैंने कहा ना, मेरे ईश्वर को इसका इंतजार था कि तुम अपनी जिद पे अड़ी रहोगी, तुम गिव अप तो नहीं करोगी ना। ये सब करते करते, अपने स्ट्रगल्स करते करते आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाते हैं, और मैं बन गई। ठीक है, अपने शौक को मैंने कभी नहीं मारा। मेरी जेब में 20,000 रुपए होते थे, मैं 20 के 20 खर्च कर देती थी। मेरी जेब में 1 लाख रुपए आने लग गए, मैं 1 लाख के 1 लाख उड़ा देती थी। मेरे पिताजी ने बहुत ही अच्छी बात एक सिखाई है कि राजा के जैसे कमाओ और राजा के जैसे उड़ाओ। लिव लाइफ किंग साइज, दैट्स व्हाट। ये मैं सबको कहूंगी यार। यहाँ पर मैं ये बात बोलने का इंतजार कर रही थी कि लिविंग लाइफ किंग साइज डज नॉट मीन हैविंग मटीरियल बेनिफिट्स, कि महंगा गाड़ी महंगा कपड़ा नहीं। जो किंग्स होते हैं दे फाइट बैटल्स, वो युद्ध लड़ते हैं, और युद्ध लड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। सो गिव अप करने से नहीं किंग्स बनते हैं ना। ऑलवेज रिमेंबर, अभी भी यहाँ आपको कुछ बता रही हूँ, हो सकता है कल जिंदगी में कुछ उल्टा हो जाए, तो क्या करेंगे, अपने माइंडसेट से सर्वाइव करेंगे, राइट। फिर मुझे मिला मौका एक ऑनलाइन कंपनी के साथ काम करने का। अपने यहाँ के सैलरी नेगोशिएशन के बारे में सोचती हूँ तो अभी भी खुद पर दया आती है। मैं कॉन्फिडेंटली ये भी नहीं कह पा रही थी, पहले 65 मिल रहा था ना कहीं पर 65, उसके बाद यहाँ पर बोलना था। दोस्त ने बहुत समझाया कि यार तू 80,000 मांग ले, 80,000 की डिस्कशन कर लो। मेरे को लग रहा था नहीं नहीं यार, अब अगर इनसे 80 बोला तो ये तो मना कर देंगे, और ये नौकरी आ रही है, मैं थक गई थी भाग भाग के इधर उधर, मना कर देंगे ये मुझे। फिर उसने कहा नहीं, तू एक बार करके देख, यू हैव इट इन यू, तुम्हारे अंदर है वो बात, तुम चार्ज कर सकती हो। तो मैंने जाके डरते डरते कहा कि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा उदिशा आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रही हैं, डिस्कशन में पूछा जाता है, तो मैंने कहा कि सर 75-80 के बीच में। अभी भी कॉन्फिडेंस ये नहीं कह रहा था कि 80 बोलो,
75-80 के बीच में ऐसे कहा। उन्होंने कहा बस 80 ठीक है यार, इसमें तो नेगोशिएट भी क्या करना है, चलो डन है, इसको शुरू करो। फिर समझ में आया कि यार अगर 1 लाख भी मांगा होता तो शायद मिल जाता ना। मिला, सब कुछ मिला। यहाँ से कहानी ना थोड़ी अच्छी सी होती गई, क्योंकि अब मैंने ये सुनना बंद कर दिया था, जैसे लोग कहते थे ना, अरे तुम ये करती थी, तुम वो करती थी, तुम ऐसी हो। इससे धीरे धीरे फर्क पड़ना बंद हो जाता है। जब आप अपने ओपिनियंस के हिसाब से चलने लगते हैं तो आई थिंक सबको फिर आपकी स्ट्रेंथ दिखने लगती है, आपके अंदर की पावर, आपके अंदर के स्किल्स दिखने लगते हैं। ये कंपनी में काम किया, फिर इससे भी बड़ी कंपनी जिसके साथ मैं आज भी काम कर रही हूँ, इंडिया की लीडिंग एजुकेशन कंपनी, ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी अड्डा 24/7, एंड यहाँ पर मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं जिसमें बच्चे थोड़ा बहुत मुझे क्रेडिट देते हैं। तो जो उदिशा कभी क्लासेस के लिए परेशान होती थी कि हफ्ते में 1 क्लास मिलेगी, वो क्लास में 2 बच्चे आएंगे कि 20 बच्चे आएंगे, आज उस उदिशा के वीडियोस को मिलियंस में व्यूज मिलते हैं, मिलियंस में लाइक्स मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है that I am the master of my fate and I am the captain of my soul. मैं अपनी किस्मत अपनी मेहनत से लिखूंगी, और मेरा यही विश्वास मुझे बहुत आगे लेकर आया है। आप भी अपने ऊपर विश्वास करके देखिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।